इंपॉर्टेंट बात संजीव श्रीवास्तव साहब ये है, फिर उसके बाद आलोक जी मैं आपके पास आती हूँ। संजीव सर, इसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी की कंसिस्टेंसी को आप कितना मजबूत देखते हैं? अब जो ईयू भारत की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरा अभी थोड़ी देर पहले बाकी देशों के फ्रिक्शन की बात हो रही थी, तो मैंने यूएस का भी जिक्र किया, चाइना का भी जिक्र किया, लेकिन आपको इसकी कितनी संभावना दिखती है कि भारत और ईयू ऐसे आगे बढ़ते पार्टनरशिप के तौर पर तो रशिया फ्यूचर में कोई फ्रिक्शन महसूस ना करे या उसको सम वे और द अदर एक्सप्रेस ना करे? पूर्णिमा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। और देखिए, अभी मैं चर्चा ये सुन रहा था, भारत और उसका इतिहास और फिर भविष्य, लेकिन जो भारत की, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सब में एक कंसिस्टेंसी है। सबका जो विजन है वो लाउड एंड क्लियर है, और वो बहुत स्पष्ट है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। और ये जो रणनीतिक स्वायत्तता की जब मैं बात करता हूँ, तो जाहिर है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए बिना किसी दबाव में आकर के ही अपने निर्णय लेता रहा है। और ये जो रणनीतिक स्वायत्तता की जो नीति है, वो भारत के पहले भी, जो पहले की भी सरकारें रही या जब से भारत आजाद हुआ है, और हम आप जानते हैं कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लीडर भी थे, और उस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो सबसे बड़ी जो लर्निंग या उसका सबसे बड़ा जो लेसन है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही है। और कभी भी ये जो भारत है वो किसी भी महाशक्ति के समक्ष झुका नहीं। और उसके अगर पीछे और भी जाइए तो ये जो भारत है महात्मा गांधी का भारत है, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत है। इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में इस भारत का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरीके की लड़ाई भारत के लोगों ने लड़ी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बाबा साहब के नेतृत्व में, और अनेक हमारे जो महान नेताओं के नेतृत्व में, वो लड़ाई अपने आप में एक मिसाल है। और इस भारत के ऊपर कभी भी कोई दबाव डाल करके कोई निर्णय नहीं करा सकता। ये बात मैं, अंकित जी, आप इस बात को स्पष्ट रूप से आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारत के ऊपर कोई शंका न करें। ये भारत है, ये बदला हुआ भारत है, नया भारत है, और पहले का भी हमारी जो सांस्कृतिक इतिहास, विरासत, सभ्यता, संस्कृति, वो सदियों पुरानी है और विश्व की सबसे बड़ी और प्राचीन सभ्यता है। इस भारत के साथ अगर कोई दबाव डाल करके कोई निर्णय कराना चाहेगा तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये आप स्पष्ट रूप से समझ, ठीक है, लेकिन मैं और सब बोलिए संजीव जी। और देखिए, आने वाले समय में भी देखिए, भारत का जो विजन है बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। हम विकसित भारत बनने की तरफ तेज गति से कदम बढ़ा रहे हैं, और दुनिया की कोई ताकत भारत को ऐसा होने से रोक नहीं सकती है। और देखिए, और जो भी निर्णय भारत लेगा वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से लेगा। भारत रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सम्मान करता है, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यूएन चार्टर, सभी का सम्मान करते हुए भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की भावना के साथ आगे बढ़ेगा। और ये जो भारत है, पूर्णिमा जी, देखिए, जैसे जैसे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ेगी, भारत जैसे एक विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी सोच रखने वाले राष्ट्र की जो भूमिका वैश्विक मामलों में भी, बिल्कुल सर, इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो, एंड आई एम श्योर अंकित जी हालांकि जवाब दे देंगे आपकी बात का, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स पे बात कर रहे हैं, और जब हम प्रैक्टिकल टर्म्स पे बात करते हैं तो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ पर्सपेक्टिव चेंज भी होता है, एंड पर्सपेक्टिव वेरिएट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आई थिंक हालांकि उसका अंकित जी प्रिसाइसली जवाब दे पाएंगे, लेकिन उससे पहले आलोक साय जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीते कुछ वक्त में हमने देखा कि यूएस ने, ट्रंप ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से खुद को किनारे किया। अब जब हम डिफेंस पार्टनरशिप ईयू के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि क्वाड जैसा कोई और संरचना, कोई और ऐसा फोरम भारत ईयू मिलके फॉर्म कर सकते हैं जो स्ट्रैटेजिकली फायदेमंद हो, और इंडो पैसिफिक सेंटर में रखते हुए, इंडो पैसिफिक को सेंटर में रखते हुए, जहां पर भारत भी सुरक्षित रहे और ईयू भी खुद को सिक्योर करना चाहे? बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैंने पहली बार में भी ये बोला था कि जियोपॉलिटिक्स में बिल्कुल ही नए अलाइनमेंट्स उभर के सामने आ रहे हैं, इसके संकेत शुरू हो गए हैं। आप देखिए, इटली के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। यूरोप के सारे देश इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स में अब रीअलाइनमेंट की जरूरत है। राइट सर। और जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है, मैं आपको बताऊं, मुझे और पता नहीं इंडस्ट्रीज के बारे में, बट जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस तरह के हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जिस तरह के एमिनिशंस डेवलप किए हैं, जिस तरह के इक्विपमेंट डेवलप किए हैं, वो अभूतपूर्व है। आप देखिए, चाहे वो स्क्रैप जेट इंजन लगा करके हम जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स
जिस हमने रेल गन का अभी ट्रायल ले लिया, 50 किलोमीटर 50 केजी का शेल हम 200 किलोमीटर की दूरी पे भेज सकते हैं, और किस स्पीड से? 1.5 to 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो है, लेजर वेपन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जो इसमें जो हमने हथियार बनाया है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, इवन जो हमने लिए पहले, जिस तरह के मिसाइल रूस से हमने लिए, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या बदलाव किया ये देखिए। अभी हम ब्रह्मोस 2 पे जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए पूर्णिमा जी, जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में हमने रिसर्च डेवलपमेंट के बाद जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 से 5 सालों के अंदर में विश्व एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में होगा। बिल्कुल सर, इसमें किसी को कोई शक शुबा बिल्कुल नहीं है। 30 सेकंड्स में रखूंगी, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी। आपके साथ मैं शुरुआत करती हूँ अंशु जोशी जी, क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड अलायंस आज की डेट में प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर ईयू एंड फॉर इंडिया एज वेल। बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। विन विन सिचुएशन को लेकर के और अपने अपने क्रिटिकल एरियाज को सिक्योर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हमने दूसरे देशों के साथ भी जब FTAs या PTAs किए तो इस बात का ध्यान रखा है, और इसी बात का ध्यान EU के साथ जो ये डील फाइनलाइज हो रही है, जनवरी एंड तक इसके साइन होने की संभावना जता रहे हैं पीयूष गोयल जी। तो फिर मुझे लगता है कि इसमें दोनों ही EU एज लाइक एंटायर ग्रुप एंड इंडिया एज अ नेशन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दीप्ति जी। जी, ये जो है ये इस समय हर देश अपने आप को एक अपने राष्ट्र प्रथम की तरीके से देख रहा है, जिसमें भारत भी बिल्कुल भारत प्रथम, जो राष्ट्र प्रथम की बात बार बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। तो इस समय एक मल्टीपोलर अलायंस का वर्ल्ड है। ये बायपोलर वो जो वर्ल्ड था कि या तो रशिया की हेजेमोनी रहेगी या अमेरिका की हेजेमोनी रहेगी, वो वक्त तो निश्चित तौर से खत्म होते दिख रहा है पूर्णिमा जी, क्योंकि रशिया भी साइलेंटली खेल रहा है और भारत इसमें अपने हित को सबसे ऊपर रखते हुए विन विन सिचुएशन के ही FTAs आगे करने वाला है। ठीक है अंकित जी, US समझेगा, ट्रम्प समझेंगे मौके की नजाकत को? 30 सेकंड से क्लोजिंग कमेंट। मैं सुन किसी को नहीं पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर दीजिएगा। मेरा स्पीकर बंद हो गया। ठीक है, मैं जिस जगह था मैं वहीं से आगे बढ़ता हूं और आप उसमें से कंटेक्स्ट निकाल लीजिएगा। मैं रेस्पोंडेंट्स को नहीं सुन पाया, मैं फिर अपनी तर्क को रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मुझे भारत के वर्तमान में कोई संदेह नहीं है और हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के विजन को लेकर के, भारत के नेतृत्व को लेकर के, भारत के भविष्य को लेकर आशंकित नहीं हूं। बस मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनको हमें आंसर देते हुए आगे बढ़ना होगा। भविष्य को देखते समय हमें ये रेफरेंसेस रखने होंगे। पहला सिंपल सा पॉइंट है, जब ट्रंप भारत पर टैरिफ रोकते हैं, भारत उस समय कुछ बोल नहीं पाता, कोई एक्शन नहीं ले पाता। दुनिया का कोई भी देश जब ट्रंप कोई भी एक्शन ले रहे हैं, मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। वेनेजुएला के साथ रशिया ने पैक्ट कर रखा था। हम बार बार एक लाइन बोल रहे हैं कि रशिया ने वेनेजुएला छोटा है, वेनेजुएला छोटा है, मानता हूं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि रशिया का उसके साथ अलाइनमेंट था और उसमें कोई रिएक्शन साथ में नहीं। मेरे पास टाइम का बाउंडेशन है अंकित जी, सो सॉरी। संजीव जी 10 सेकंड्स में बस, फिर मैं वाइंड अप करूंगी सर। देखिए, भारत ना तो मूक दर्शक है ना तो तटस्थ है। भारत जिम्मेदारी के साथ व्यवहार कर रहा है, संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, विश्व के हितों को भी ध्यान में रखते हुए भारत व्यवहार कर रहा है। और भारत जैसे ही राष्ट्र के व्यवहार करने वाले जो अन्य राष्ट्रों की भी आवश्यकता है। जर्मनी भी वैसा ही राष्ट्र है, मैं ऐसा मानता हूं। फ्रांस भी ऐसी तरीके की भूमिका निभाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जब राष्ट्रों के ऊपर, कई नेताओं के ऊपर अति महत्वाकांक्षाएं जब बहुत हावी हो रही हैं, तो ऐसे में विवेकपूर्ण तरीके से ही अपनी बातों को रखना और संतुलित अप्रोच के साथ चलना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और भारत यही कर रहा है। भारत को अब सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं, बल्कि अगर ग्लोबल फैसले होते हैं उसमें निर्णायक भूमिका में, रूल टेकर नहीं बल्कि रूल मेकर की भूमिका में देखा जाना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ऐसे में एक स्थिरता, एक संतुलन की बहुत जरूरत है, जिसके केंद्र में इस वक्त भारत खड़ा हुआ है। और यही वजह है कि EU भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है।